हुए, तो मैं इस मंच के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उनकी जन्म जयंती पर उन्हें नमन करना चाहता हूं। मंच पर आसीन अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि, बहुजन चिंतक, साहित्यकार, पेशे से वकील, पेशे से डॉक्टर, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक मंच ऐसा मिलता है हमको जहां पर अलग अलग संगठनों के लोग एक साथ इकट्ठा आकर अपनी बात रखते हैं और हमारे लोग एक साथ बैठकर सुनते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। खास तौर पर इस प्रांगण में बैठे आसपास के कई जिलों से हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हैं। आप सबको मैं सलाम करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं कि आप रात दिन निस्वार्थ भाव से हमारे बहुजन समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे आशा भी करता हूं इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते कि ये लड़ाई आप निरंतर और जारी रखेंगे। इस प्रांगण में बैठे इस गांव के और आसपास के सभी लोग जो पिछले 4-5 घंटे से बहुत संयम बनाकर बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। और ख़ास तौर पर महिला शक्ति को तो मैं और आभार करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से बैठकर देख रहा हूं हमारे पुरुष साथी इधर उधर आवागमन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बहनें बैठी हैं वो जब से बैठी हैं वैसे ही स्थायी रूप से बैठी हैं। आपका बहुत बहुत आभार। साहब, बात रखूं उससे पहले मैं बैठे बैठे कई लोगों को सुना। अभी साहब बोल रहे थे, बहुजन लेखक हैं, मैंने उनकी किताब हाथ में ली और पढ़ी, 2-4 लाइनें पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि जब मैं जाऊँ तो आपकी अगर 1-2 किताब मिल जाएंगी तो मैं ज़रूर लेके जाना चाहूँगा। देखो क्या है कि हम किसी को मानने और पूजने तो लगे हैं, लेकिन क्या उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ। आज कई सालों से ये पंडाल, हम आप सब यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो कलम मानवर पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने उठाई थी उस दौर में, जब बहुत सामने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा शक्तिशाली थे। आज हम तुम तो ये कह सकते हैं कि हम कुर्ता पैंट पहन के, कोट पैंट पहन के गर्व से ऐसे मंचों से जय भीम के नारे लगा सकते हैं, लेकिन शायद उस दौर में अगर आपने ऐसे पंडाल लगाया होता तो अब तक इसको आग लगा दिया गया होता। आप सोचो, उस दौर में एक क्रांतिकारी होगा जो अपने कलम से सिर्फ उनको नहीं चुनौती देता है, बल्कि ऐसे पाखंडियों को, ऐसे मनवादियों को चुनौती देता है। उस दौर में मेरे हिसाब से पाखंडवाद को चुनौती देना एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम था। मेरे हिसाब से हमारी आने वाली 150, 300, 400 पीढ़ियां भी शायद उनके कर्ज को भुला ना पाएं। यहाँ की टीम, यहाँ के जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, जो भीम आर्मी के साथी हैं, जो इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि आपके बिना शायद ही ये संभव होता कि ये विचारधारा बहुत आगे तक जाती। अभी हमारे ही साथियों ने जब ये ऐलान किया कि यहाँ पर कुछ भूमि दी जाए, तो हमारे ही बीच संगठन के सच्चे सिपाही ने गर्व से आके और आगे खड़े होकर कह दिया कि 2 बीघा ज़मीन मैं देता हूँ। मैं ऐसे क्रांतिकारी साथी सुनील यादव को भी सलाम करता हूँ। आज शायद मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म हूँ तो सुनील यादव का भी जन्मदिन है। मेरे हिसाब से आज के दिन में 1 सितंबर में बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, लेकिन इस छोटे भाई ने वास्तव में आज के दिन में जन्म लेने को सार्थक किया। मैं चाहता हूँ कि जो आपने ये विचारधारा पनपी है और आगे तक जाए। मैं सभी संगठन के लोगों को और आप लोगों को कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। जरूरत इस बात की नहीं है कि मैं कुछ बात बोलूं और आप तक जाए, क्योंकि मैं जो चेहरे देख रहा हूं, चाहे मंच पे चाहे आपके बीच, ज़्यादातर मुझे वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो पहले से समझदार, या पढ़े लिखे लोग।
आवश्यकता मेरे हिसाब से इस बात की है कि ये विचारधारा जो है माननीय ललाई सिंह यादव जी की, इस विचारधारा को क्या इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हम पहुंचा पाए। मेरा मानना है, क्योंकि मैं प्रदेश संयोजक हूं और अलग अलग जिलों में गया हूं और बहुत ज़्यादा जगहों पर जब मैं गया और अपने महापुरुषों के बारे में बात करता हूं तो मानता हूं कि बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब को ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं। लेकिन ये सच है कि आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, जिनको आप पेरियार, उत्तर भारत के पेरियार कहते हैं, उत्तर भारत में ही ऐसे भी बहुत सारे गांव जो मान्यवर पेरियार ललाई सिंह यादव जी से अनजान हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? हम हर साल यहाँ आते हैं, हर साल यहाँ पर भाषण दे के और सुन के चले जाते हैं। मैं कृषि का शोध छात्र रहा हूँ और डॉक्टरेट मैंने की है। मैं आप सबको उससे थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। मैंने अपने अध्ययन के समय में ये चीज़ गौर की कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो दिन रात कृषि की उन्नति के लिए अच्छे जो हैं आविष्कार कर रहे हैं, अच्छी वैरायटियों की खोज कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा, आपकी राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर मलिहाबाद जो एक क्षेत्र है वो आम के लिए बहुत खास तौर पर जाना जाता है। वहाँ पर एक ऐसी वैरायटी की, ऐसी किस्म की निजात हुई जिसमें एक ही पेड़ पर 100 किस्म के आम लगते हैं। जिस व्यक्ति ने इसकी निजात की वो मुस्लिम समाज से हैं, उनको पद्मश्री भी मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मलिहाबाद में और जिनको पद्मश्री मिला उनके बागान के अलावा आपने पूरे भारत में कहीं ऐसा पेड़ देखा है क्या? मेरा यह मानना है कि अगर वो पेड़ वहाँ पर वो किस्म पैदा हुई तो वो किस्म जो है वो हर गांव तक जानी चाहिए थी, हर किसान तक जानी चाहिए थी। यही दिक्कत हमारी विचारधारा में है। बहुजन समाज के लोग, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के दौरान वो जानते हैं बाबा साहब को, वो जानते हैं मानवर काशीराम साहब को, जानते हैं ललाई सिंह यादव को, लेकिन जब तक नौकरी करते तब तक अपने मुंह से नाम नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर मैंने नाम लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और दिक्कत इसलिए है कि जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं 60 साल के बाद, तो कोई ना कोई सभा, कोई ना कोई संगठन बना के खड़ा कर देते हैं और इस समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। हमारे समाज का आदमी सोचता है ये रिटायर्ड IAS है, ये रिटायर्ड IPS है, तो जाहिर सी बात पढ़े लिखे हैं तो ये हमारा नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो मैंने जहाँ तक देखा है गलत है, क्योंकि जो आदमी 60 साल तक आपके लिए लड़ न पाया हो, मेरे हिसाब से वो अपने अंतिम 20 सालों में तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। आपको ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ में चलना चाहिए जो कहते हैं भले उसकी उम्र 16 साल या 17 साल की हो, लेकिन उसके अंदर में क्रांतिकारी ज्वाला जो जल रही हो। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ भीम आर्मी के लोगों को साथ दो। इस भीड़ में बैठी मेरी कोई बहन भी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर में ऐसी क्षमता हो कि वो वहीं से हाथ उठाए और बोले कि इस मंच पर अच्छे लोग बाहर से आए, कोई मुंबई से, कोई लखनऊ से, कोई बाहर से, हम इस क्षेत्र के हैं, क्या हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? और वो आए और इस मंच से भले 1 मिनट बोले, लेकिन अपनी बात रखे। जब वो बात रखेगी तो आपके क्षेत्र की और बहनें हैं जो उनको शक्ति मिलेगी कि जब ये बोल सकती है तो अगले साल जब कार्यक्रम होगा तो मैं भी बोल सकती हूँ। चेतना ऐसे पैदा होगी। हम आए, हम बोल के चले गए और आपने फोटो खिंचा लिया और आप चले गए। आप सालों साल मेला लगाओ, सालों साल कार्यक्रम करो, कुछ नहीं बदलने वाला। सरकारों से आप अपेक्षा कर रहे हो कि हमारे महापुरुषों के लिए किया जाए, कभी नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा, क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने हमेशा आपके वोट को आपको बेचा। जो व्यक्ति आज के दौर में जिसके पास कुछ नहीं आपको 2 बीघा जमीन दे सकता है, आप सोचो जिस दिन वो सांसद और विधायक बनेगा आपके लिए क्या क्या करेगा। उसके लिए तो यही अयोध्या, यही मथुरा, यही काशी है ना। वो तो यहाँ पर जितना भी सब कुछ है वो यहाँ का उत्थान करना चाहेगा, लेकिन जरूरत है जब वो कभी इलेक्शन में आएगा तो आप उसको 800 वोटों से ज़्यादा नहीं पाने दोगे। अभी मेरे साथी यहाँ बैठे थे और वो बता रहे थे बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में अवरोध भी पैदा किया। अब मैं किस मुंह से कहूँ, क्योंकि जो अवरोध पैदा करने वाले हैं वो भी हमारे। अगर हम उनको कुछ कहें तो समझ लो मेरे ही गाल पे चाटा है। लेकिन दिक्कत यह है कि शायद उनकी समझ में फ़र्क है।
आप ये समझते हैं कि महामानव पेरियार ललाई सिंह यादव आपके हैं, ये गलत है। वो आपके थे जब तक वो पुरुष थे, और जिस दिन वो बहुजन समाज के लिए महापुरुष बन गए उस दिन वो हम सबके हो गए। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हम सबका है, और सिर्फ हम ही सबका नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आज 1 सितंबर के दिन सिर्फ इस धरती पर इनके पैतृक गांव में ही ये जयंती मनाई जाए। दिन तो उस दिन अच्छा होगा जिस दिन हर गांव में ये जयंती मनाई जाए। और ये बहुत आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप छोटी छोटी, आप देखो इस देश एक समय ऐसा था पोलियो से जूझ रहा था। हर गांव में आपको 4-10 लोग ऐसे मिल जाते जो बच्चे पैदा होते तो पोलियोग्रस्त थे। लेकिन एक अभियान चलाया गया, गांव गांव घर घर जाकर पोलियो पिलाया गया। आज आप उनकी संख्या देखो, पोलियोग्रस्त कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। संख्या कम हो गई कि नहीं? नगण्य हो गई। इसका मतलब है कि अगर हम वास्तव में ये भावना रखें, एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं इतनी देर से बैठा देखा, जब वहां पर भीड़ लगी तो काफी लोग वहां से उठ के चले गए, कोई पीछे ऑटो में बैठा हुआ है। दिक्कत यह है आप दिखना चाहते हो, आप हमेशा दिखना चाहते हो और आप हमेशा खुद को बनाना चाहते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, और भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूं। सर, जब इस संगठन में आया तो कभी ये नहीं सोच के आया कि भविष्य में मैं विधायक बनूंगा या सांसद बनूंगा। हाँ, मैं अपने साथियों से कहता भी रहता हूँ कि मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि जब मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ उस क्षेत्र में जब भी विधायक या सांसद बने तो बिना हमारी मर्जी के न बन पाए। मतलब कहने का है मेरा कि आप अगर खुद राजा बनना चाहोगे तो फिर यह आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप में अगर वास्तव में शक्ति है तो आप किंग मेकर की भूमिका में आओ। आप अपने क्षेत्र के ऐसे नौजवानों को, ऐसे बहनों को तैयार करो कि वो विधायक बन सके, वो सांसद बन सके। और अभी साहब ने बताया कि जब पेरियार ललाई सिंह यादव जी जीवित थे और वो अपने अंतिम दिनों में थे, उनके साथ ना तो लोग खड़े हुए ना ये समाज खड़ा हुआ। जब आज हम और हमारे भीम आर्मी के साथी, बहुजन चिंतक, बहुजन लेखक ये कारवां जो लेके चल रहे हैं, मैं देखता हूं कि समाज आज भी उनको अपना नहीं रहा। लेकिन हम दुखी नहीं होते। अगर आप अभी तो 200-300 बैठे हो, अगर आप 5 भी बैठे होते तब भी मैं ऐसे ही बोलता, क्योंकि मानता हूं कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन ये सत्य है कि हमको मानने वाले लोग जरूर पैदा होंगे। क्या कभी आपने ऐसा सोचा था, या उन लोगों ने, उन मनवादियों ने, उन सामर्थ्यवादियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी, पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी जो अपने महापुरुषों को खंगालेगी, और जिनको उन्होंने दफन कर दिया था खंडहर में, उनकी किताबें दफन कर दी थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे नौजवान लोग आएंगे, ऐसे साहित्यकार आएंगे जो फिर से खोज निकालेंगे, और जब अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तो उनके अंदर फिर से एक क्रांति की ज्वाला पैदा होगी। ये जो आज आप भीम आर्मी के लोग देखते हो, ये गले में नीला गमछा डाल के, इनका फैशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान अपनी बताते हैं। कई साथी भी यहाँ पर बोल रहे थे कि आज मैं तो धन्य मानता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, वास्तव में, कि मैं उस दौर में था। जो कहते हैं ना कि जो जवानी होती है वो ऐसी दौर में होती है, आपको किस ओर ले जाएगी वो जवानी निर्भर करती है। आज जब अपने साथियों को, अपने हम उम्र को, अपने कम उम्र को मैं देखता हूँ दंगाई बनते हुए, उनको देखता हूँ जय श्री राम के नारे लगाते हुए रोड पर किसी मस्जिद के सामने में पत्थर फेंकते हुए, तो मैं अंदर ही आत्मा से अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ना होते तो शायद मैं भी इन्हीं में कहीं शामिल होता, और हमारे युवा भी शायद उन्हीं में कहीं शामिल होते। आपने हमको वास्तविकता सिखाई, ये सत्य है। आपके सामने में सत्य बताने में कोई परहेज नहीं है। मैं खुले मन से एक चीज़ आपको बताऊं कि मैंने डॉक्टरेट की, पीएचडी, और मैंने जब तक पीएचडी के लिए, मेरी पीएचडी 2020 में ख़त्म हुई, और यकीन मानो सिवाय शायद बाबा साहब के और मानव काशीराम साहब के, मुझे अगर आप उस दौर में पूछते कि 10 महापुरुषों के नाम बता दो तो मैं नहीं बता पाता। और आज जब मैं देखता हूं कि आज आप यकीन नहीं, आप फेसबुक उठा के देखो, भीम आर्मी का एक छोटा सिपाही जो 16 साल की उम्र में भी होगा, वो भी ललाई सिंह यादव जी की जन्म जयंती का जो है पोस्टर अपने फेसबुक पे डाले होगा। तब मुझे पता चला कि
जब इस संगठन में आया कि आज इस महापुरुष का जन्मदिन है, आज इस महापुरुष का जन्म दिवस है, तो इस बात का, अब जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ भीम आर्मी वाले नारे लगाते हैं जय भीम के, ये सिर्फ चिल्लाते हैं, तो शायद वो गलत फहमी में है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, दूर की बात नहीं बताना चाहता। आप सब बहुजन चिंतक हैं कि भीम आर्मी सिर्फ जय भीम का नारा इसलिए नहीं लगाती कि वो चिल्लाएं, वो इसलिए लगाती है क्योंकि सरकार आपकी अंधी बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता। अगर आप प्यार से जय भीम कहोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, तेज आवाज की जरूरत है। दूसरा, ये सिर्फ अगर आपको लगे कि जय भीम चिल्लाते, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो मैं आपको बताऊं आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 4000 से ज्यादा भीम आर्मी पाठशालाएं चल रही। ये आपको कौन बताता है? कोई बताता है क्या? मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक हूं। आज 4000 से ज्यादा भीम आर्मी पाठशालाएं चल रही, जिसमें बहुजन समाज के बच्चों को, जो निर्धन हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो स्कूल में उनकी शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती, उनको हमारे लोग, हमारी बहनें ज़्यादातर इन 4000 पाठशालाओं में कम से कम जो है 3000 से ज़्यादा पाठशालाएं जो हमारी बहनें चला रही, और वो भी निःशुल्क, उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। और वो बच्चे और हमारे लोग जो ये मजबूत लोग हैं, कभी हमको कोई मास्टर मिल गया, कोई वकील मिल गया, तो हम उससे जो है प्रार्थना करते हैं कि आप आएँ हमारी पाठशाला में और हमारे बच्चों को कॉपी पेन दें। और ये आपको यकीन भी दिलाता हूँ, ये सत्ता की लड़ाई तो बाद में है, पहले अपने लोगों को इतना मजबूत करना है। यकीन मानो कि आगे 27 का इलेक्शन आने में भी बहुत समय है, और इलेक्शन आएगा, उसका क्या रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आपको जरूर बताता हूं कि जब 27 का इलेक्शन आएगा, उससे पहले कम से कम 1 लाख पाठशालाएं आपके उत्तर प्रदेश में रनिंग होंगी। और ये पाठशालाएं सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में बता सके। क्योंकि जब सोचो आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो PhD तक नहीं जान पाया, तो अगर उस दौर में मैं सोचता हूँ कभी भीम आर्मी हुई होती, तो शायद जब मैं 5th या 6th में पढ़ रहा होता तो मैं अपने लोगों को जान गया होता, तो आज एक अलग चेतना होती मेरे अंदर। दूसरी चीज, युवा बैठे हुए हैं, हर युवा मैं देखता हूँ, भी पेट का फॉर्म आया 2023 का, बहनें भी जान रही, युवा भी जान रहे। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप ट्रेनों में लद के जाओगे, बसों में लद के जाओगे परीक्षा देने के लिए। जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो जाहिर सी पहले तो मेरा भी ख्वाब था कहीं ना नौकरी करें, लेकिन फिर लगा कि अगर नौकरी करेंगे, और हम नौकरी करते हुए उम्मीद किससे करते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, प्रशासन हमको डंडे मार रहा है। शासन और प्रशासन आपका तभी मजबूत हो सकता है जब आपकी सरकार आएगी। मुझे लगा कि 40-50 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि शासन में बैठो, और जब शासन में आप बैठोगे तो प्रशासन भी आपका होगा। आज आप एक FIR करने के लिए गली गली मारे फिरते, और थाने के बाहर आपको 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ इसलिए बैठा दिया जाता क्योंकि आप छोटी जाति को। यकीन मानो जिस दिन आपका दौर आएगा उस दिन हो सकता है गाड़ी आपको लेने आए, FIR उस तरीके से दर्ज होगी। लेकिन इसके लिए आपको लगता है कि सिर्फ जय भीम का नारा लगा देना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको, मैंने पहली बात से आपको बताया, इसके लिए आपको गांव-गांव तक जाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम बिकेंगे नहीं। आपसे पहले बहुत लोग आए और बहुत लोग बिके। आप ये कैसे उनको विश्वास दिला पाओगे कि जो आप हम पे विश्वास दिला रहे हो हमारी जान चली जाए, लेकिन इस संगठन को और इस समाज को बेचूंगा नहीं। आप पे समाज फिर से भरोसा करेगा। मैं जहां भाषण दे रहा हूं, मेरे आसपास में मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए भी 2 शब्द कहूं। देखो, आपको पता है आपकी बात को आज मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो रखना भी चाहे ऐसा नहीं है। एक तो जरूर ऐसे चैनल होंगे जो कभी सोचते होंगे कि हम रखें, लेकिन जैसे ही सोचते होंगे अगले दिन उनके ऑफिस में ED की छापा पड़ जाता। अब वो या तो अपनी दुकान चलाएं या आपको दिखाएं, लेकिन जो ये साथी आपके बीच में बैठे हैं, मंच पे बैठे हुए, मैं कभी कभी इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि हम तो चलो यहाँ पर आए कम से कम 10 गाड़ियों से आए, ये तो अकेले कहीं भी झोला उठा के चल देते। और इनको इस बात का डर नहीं होता कि मेरे घर ED पड़ जाएगी। मेरे हिसाब से शायद इनके अकाउंट खंगाले जाए तो 10-50 हज़ार से ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ED क्या करेगी। दूसरा, मैंने कहा जो दिखाता है वो, आजकल देखो आप, अभी एक अनअकैडमी करके चैनल चलता है, एक
एक टीचर था, उसने खाली इतना कह दिया, बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने कह दिया कि अगली बार जब सरकार बनाना तो पढ़े लिखे लोगों को बनाना, और सरकार ने दबाव बनाकर उस टीचर को निकाल दिया अनअकैडमी से। तो मैं तो पहले तो ये कहना चाहूँगा, इसका मतलब है जो शासित सरकार है वो इस बात को मान गई कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, सपा बसपा कांग्रेस, लेकिन जो शासन में है वो ये मान गए कि हम अनपढ़ हैं, और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई की। मैं फिर वही कह रहा आपसे कि आप आवाज़ उठाओगे, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। आप ऐसे चैनल बना के हिम्मत करोगे, आपका चैनल खत्म कर दिया जाएगा, आपको कहीं घेर लिया जाएगा। लेकिन आप बहुजन पत्रकारों को, आप सबको ताकत देने के लिए कहता हूँ, ये समय आप किसी भी संगठन में हमारे लोग रहे हों, किसी भी पार्टी में रहे हों, जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है, भीम आर्मी के लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ उनके खड़े हुए। आपसे कहता हूं कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कोई आंख दिखाने का काम कर रहा है, आप निसंकोच एक नंबर किसी का डायल कर दीजिएगा, साहब आपके साथ में खड़े, दावे के साथ में, क्योंकि मंच अलग है, नहीं तो और आपको बातें बताता। शैली भीम आर्मी की ऐसी है कि जैसी आप उधर से दोगे वैसे ही आपको इधर से मिलेगा। अगर आप सम्मान के साथ में झुकना पसंद करते हो तो मुझे झुकना भी आता है, अगर आप पढ़ी लिखी बात करना चाहते हो तो पढ़े लिखे भी हम हैं। कई लोग पहले ये भी कहते थे कि भीम आर्मी की जो ये टीम है इसमें ज़्यादातर बेरोजगार हैं। मैं तो कहता हूँ कि कभी हम अपनी डिग्रियां अगर सार्वजनिक करते, तुम्हारे बाप दादाओं के मिला लोगे उतने नंबर नहीं पाए होंगे। आप आखिरी बात रखूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। आखिरी बात मुख्यतः अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। इस समाज को हम चाहे जितना जगा लें और ये पुरुष वर्ग चाहे जितना जाग जाए, जब तक आपके अंदर में चेतना नहीं पैदा होगी हम अधूरे हैं। इस बात को आप मानो। तर्कशील जब तक आप नहीं बनोगे, आपको कोई भी पंगा आके पंडा और आपको आपकी रेखा बता के बता जाता है शनि भारी है, शुक्र भारी है, और आप बिना अपने पति से, अपने बेटे से पूछे उसको पुजा देती। तो हम मिशन का काम कर रहे हैं, मिशन के लोगों को जगा रहे हैं। हमारी घर की माताएं बहनें जो हैं वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही हैं। आपको कम से कम सौगंध खानी चाहिए इस धरती से कि आगे जब भी आप रहेंगी उस पाखंडवाद को हमेशा वार करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।